कल शाम को मेरी छोटी बहन ने एक प्रश्न पूछा कि भैया आपने आरएस की जो प्री परीक्षा दी थी वो प्रथम प्रयास में कैसे क्लियर कर ली थी। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने उनको एक छोटी सी किस्सा सुनाया था कि साहब देखो, हम टाटा में नौकरी कर रहे थे। 2013 की बात बता रहा हूँ मैं, जब सिलेबस चेंज हुआ था, ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया था और एक जनरलाइज सिलेबस बना के दे दिया था। उस समय टाटा का जो आपका मारवाड़ क्षेत्र है वो हम देखते थे साहब, और वहाँ पर हमने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था और हमारे साथ एक राजावत जी रहते थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, सीकर के बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं अभी भी। वो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे चर्चा हुई। राजावत जी से कहा, भाई साहब आप इतने समय से लग रहे हो, इसमें संकट क्या है। तो राजावत जी का कहना था, देखो सर, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है आरएस राजस्थान की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से है। अब देखो साहब, हमारा ये अनुभव रहा है क्योंकि जब हम एमबीए देते थे तो हमारा एक बड़ा सेट पर्सपेक्टिव रहता था मार्केटिंग और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे आप अपनी बेस्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हो कम से कम सोर्सेज में। तो हमने कहा कि राजावत जी एक बार बताओ, आपको ये मालूम है क्या इसमें कितनी पोस्टें हैं। उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि जो नोटिफिकेशन 2013 का आया था उसमें कितनी पोस्टें थी। मैंने कहा आपको सिलेबस पूरा याद है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उस समय उनको वो एग्जैक्टली ध्यान नहीं था। मतलब कहने की बात यह है कि जिस प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस, उसका नोटिफिकेशन यदि आपने ढंग से एनालाइज नहीं किया है तो ये मान के चलें कि उस परीक्षा से आपकी फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं हो रही, सफलता की दर भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आज हम इस सेशन में जो सरकारी हमारा नोटिफिकेशन आया था आरपीएससी के द्वारा आरएस का, उसको हम देखेंगे। इस नोटिफिकेशन से हमारे कई भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जो नए विद्यार्थी आरएस की तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं वह भी इसमें अपने समस्त शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। चलो साहब, हमारे यहाँ पर जो आरएस की परीक्षा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो परीक्षा लेती है जिसका नाम है आरपीएससी, अजमेर में इसका हेड ऑफिस है। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2 अप्रैल को, और अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। ये 3-4 वर्षीय योजना चलती है हमारे राजस्थान में, उसी में से ये 2018 भर्ती की भी योजना भी चली रही है। बड़ी मुश्किलों से इंटरव्यू होने चालू हुए थे और पुनः कोविड की वजह से एक लॉट इंटरव्यू का आगे एक्सटेंड कर दिया, डेट आगे दे दी गई है। हम इस परीक्षा में, आरएस की परीक्षा में, हम केवल आरएस को जानते हैं और आरपीएस को जानते हैं। क्या आपको मालूम है क्या इसमें राज्य सेवा के भी पद होते हैं और अधीनस्थ सेवा के भी पद होते हैं? नवीन विद्यार्थियों के लिए बता दूं मैं, सबसे जो क्रीम पोस्ट हम मानते हैं कि भैया टॉप पे आएंगे तो हम सर्विसेज लेंगे आरपीएस, फिर आरएस लेंगे, माफ करना, फिर आरपीएस, लेखा सेवा, अन्य इसी प्रकार की सर्विसेज होती हैं। अगर मैं संख्या में देखूं कि स्टेट सर्विसेज में कितनी आपकी सेवाएं आती हैं, तो सब टोटल इसमें 20 सेवाएं आती हैं। कितनी सेवाएं आती हैं? 20 सेवाएं आती हैं। और इन 20 सेवाओं में आपकी कितनी पोस्ट हैं? 405 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 405 पोस्ट हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात और देखिए, आपके आरएस के लिए इस बार जो जगह निकली हुई है, कितनी निकली हुई है? 75 पोस्ट निकली हुई हैं। आरपीएस के लिए 34 पोस्ट निकली हैं। लेखा सेवा के लिए 104 पोस्ट निकली हुई हैं। और आरपीएस में इस बार एससी कैंडिडेट के लिए एक भी पोस्ट नहीं है साहब। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके बड़े अच्छे पेपर हुए हैं, तो जब अभी वो मेंस में फॉर्म भर रहे थे तो उनने कहा कि भाई साहब बड़ी संकट हो गया, पेपर तो अच्छे हुए हैं, सपोज करो एससी कैंडिडेट है, सपोज करो भाई साहब अगर आरएस नहीं मिला तो आरपीएस तो मिलने से रहा, हमारी तो पोस्ट ही नहीं है उसमें। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि वो हमारे जो मित्र हैं उनका प्रॉपर में नंबर आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे जो 5 पोस्ट है ना, इस पोस्ट में से तुम्हें एक पोस्ट मिल जाएगी। रंजीत जी नाम है उनका, बाकी देखो प्रारब्ध में क्या लिखा है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों अधीनस्थ सेवा के पद होते हैं। अधीनस्थ सेवा की यदि मैं पदों की बात करूं तो इसके अंतर्गत आपकी 15 सेवाएं आती हैं। 15 सेवाएं आती हैं। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा, टेलीग्राम पे ले लेना, नहीं तो आरपीएससी की साइट पे मिल जाएंगी। ये 15 सेवाएं जो आती हैं अधीनस्थ सेवा के अंदर अगर आती हैं। 20 सेवाएं आपने देखी, यह जो 20 सेवाएं हैं, ये 20 सेवाएं आपकी राज्य सेवाएं कहलाती हैं, स्टेट सर्विसेज कहलाती हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये सारे इसी के अंतर्गत हैं। आबकारी भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रिवेंटिव फोर्स। क्लियर?
और 15 सेवाएं आपने देखी जो अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ कि भैया आरएस की परीक्षा से केवल एसडीएम ही नहीं बनते हैं, इसके अलावा आपके पास अन्य 34 प्रकार की सर्विसेज और होती है जिसमें आपको नौकरी मिलती है आपकी रैंकिंग के हिसाब से। और मेरे दोस्तों इन सेवाओं में एक बात का और ध्यान रखना, इसमें डिपार्टमेंटल पोस्ट भी होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे अधीनस्थ सेवाओं में इसमें लिखा हुआ है, आप देखो साहब, 5 से 8 एवं 13 पदों में विभागीय कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित हैं। और ये 5 से 8 कौन कौन से हो गए? उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यिक, कर और सहकारी सेवा। और 13वां हो गया आपका महिला एवं बाल विकास सेवा। कहने का तात्पर्य यह है कि इन डिपार्टमेंटों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई बाबू है, नया लड़का लगा हुआ है, वो इसका फॉर्म अपने डिपार्टमेंटल में भर के देगा। इसमें जब मेंस का फॉर्म भरेगा उसमें भरना पड़ता है कि साहब मैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। तो क्या होता है साहब, उसकी कट ऑफ भी उसी प्रकार से निकलती है, आगे भर्ती भी उसी हिसाब से होती है। अब प्रश्न आता है कि साहब मैं ग्रेजुएशन में हूँ और मेरी परसेंटेज आई है मात्र पासिंग 42, 43, 44, 40%, मतलब मैं पास हुआ हूँ, तो क्या मेरी ये शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त है क्या? देखिए, शैक्षणिक योग्यता के प्रश्न पर आप ध्यान रखिए कि आरपीएससी के सरकारी नोटिफिकेशन में केवल क्या लिखा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तात्पर्य कि भैया आपको वह यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने अब एक्रेडिटेशन दे रखी है। यूजीसी का एक्ट 1956 का सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको एज ए यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन दे रखी है। दूसरी बात, आयु सीमा, ये भी प्रश्न आता है कि साहब मैं किस आयु में परीक्षा दे सकता हूँ? मेरी तैयारी तो बहुत जल्दी हो गई, मैं 17-18 साल का हूँ, मेरी तैयारी पूरी है, क्या मैं परीक्षा दे सकता हूँ क्या? देखो साहब, इसमें न्यूनतम आयु आपकी 21 साल दे रखी है और अधिकतम 40 साल या 40 साल से कम दे रखी है। अराजपत्रित कर्मचारी, मतलब कि जो सर्विसेज में हैं, उनके लिए यह 25 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, मतलब 45 ईयर्स तक का यदि आप किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप नॉन गजेटेड अधिकारी हैं, तो 45 साल तक की उम्र तक आप यह परीक्षा दे सकते हैं। अगली चीज आती है साहब, छूट क्या मिलेगी हमें? छूट देख लो एक बार दोस्तों। यदि छूट की बात करूं आयु सीमा में, तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है आयु सीमा में, मतलब कि ये 45 वर्ष तक ये परीक्षा दे सकते हैं। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की यदि महिला हैं और अति पिछड़ा वर्ग की महिला हैं, तो 10 साल तक क्या कर सकती हैं साहब, वो यह परीक्षा दे सकती हैं। कहने का तात्पर्य 45 साल तक ये दे सकते हैं और 50 साल तक महिलाएं दे सकती हैं। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, मतलब सामान्य वर्ग की महिलाएं भी 45 वर्ष तक की अपनी आयु के यह परीक्षा दे सकती है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला, मतलब परित्यक्ता, इनको साहब अधिकतम आयु सीमा इनकी कोई नहीं है, जब तक रिटायरमेंट की आयु नहीं है दिए जाओ एग्जाम। और जो निशक्त जन है, निशक्त जन जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनको 10 वर्ष की आयु में छूट है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की 13 वर्ष की छूट है। SC ST में यदि आप निशक्त हो तो आपको 15 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। विशिष्ट श्रेणियों को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो हमने 2 चीजें देख ली, हम शैक्षणिक योग्यता हमने देख ली, हमने आयु सीमा देख ली। कई विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आता है कि साहब मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्या मैं अंतिम वर्ष में ग्रेजुएशन करते करते RS की परीक्षा दे सकता हूँ क्या? साहब बिल्कुल दे सकते हो। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते शर्त क्या है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व उसको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कि आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन है उससे पहले आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए, 21 साल के आप हो जाने चाहिए, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन की भी कंप्लीशन की डिग्री उनको मिल जानी चाहिए। अगली आती है साहब चयन प्रक्रिया। देखो आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः RS की जो हमारी चयन प्रक्रिया होती है वह 3 स्टेजेस में होती है। पहली आपकी प्री, दूसरी मेंस और अंतिम उसका होता है इंटरव्यू। प्री जो होती है सामान्यतः हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। देखो इन्होंने ऑब्जेक्टिव में ये लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है हमारे राजस्थान में, लेकिन क्या होती है यह वस्तुनिष्ठ में ऑफलाइन प्रकृति से ली जाती है।
क्लियर। और यदि हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे कि साहब किस प्रकार से हमारा एग्जामिनेशन होता है, अभी हमने चर्चा करी। पहला स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, दूसरा मेंस होता है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है वह उसमें आपके 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, और उस पेपर का नाम है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। ध्यान रखो, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के नाम से पेपर होता है। दूसरा होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेज। मेंस एग्जामिनेशन आपका वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, और इसके अंतर्गत 15 गुना, जैसे कि सपोज करो एक पोस्ट है, तो इसमें आपको मेंस में जो बच्चे बैठेंगे वो उस पोस्ट के 15 गुना बिठाए जाते हैं। ये सामान्यतः प्रचलन रहता है, लेकिन हमारे राजस्थान इसका अपवाद रहा है। हर बार ओबीसी करके विवाद हो जाता है, फिर दबा के बच्चे वापस इसमें भर लिए जाते हैं। आगे देखो, मेंस में साहब आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज 1 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब जनरलाइज पेपर हो गया, जनरल स्टडीज 2, 3, और चौथा आपका भाषा का पेपर होता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। आप विचार कीजिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको आरएस के सिलेबस में मिल जाएगा, चाहे वो सोशलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो पबेड हो, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे आपके मनोविज्ञान हो। आप सोचिए कि कौन से यूनिवर्सिटी में पेपर चलते हैं, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा 1-2% सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है। इस सिलेबस को मैं आपको खोल के भी समझाऊंगा। देखो आगे जब हम हमारी जो क्लासेस में चलेंगे आरएस के लिए, तो एक बार आपको पुराने पेपर जो आए हैं 2018 मेंस के और प्री के, वो हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह यह है कि सिलेबस को तो रट लेना आप, प्री का और मेंस का जो हमारी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी आपसे जल्दी डिस्कस कर लेंगे। इस स्ट्रैटेजी में हम पहले मेंस के पेपर कवर करेंगे, मेंस में भी वो पार्ट कवर करेंगे जो पार्ट सरल है, जिससे हमारा एग्जाम निकल सकता है। देखो हम तो क्या सब नौकरी करते रहे और मस्ती में पेपर देते रहे, तो मैं नहीं चाहता। देखो होता क्या है, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हमें मालूम है कि यहाँ हमें ठोकर लगी थी, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि यहाँ से कूद के जाना, तो मुझसे मत टकराना, ठीक है। फुल फ्लैश तैयारी करो, हमारी तरह नौकरी में भी एक पैर मत रखना और तैयारी में भी एक पैर मत रखना, तो निसंदेह हो जाएगा। प्री तो हम झटके में इसलिए निकाल लिया करते थे क्योंकि क्वालिफिकेशन पेपर हुआ करता था, 40 दिन की तैयारी में, 45 दिन की तैयारी में निकाल लेते थे। चलो साहब, और आपके जो ये मेंस होते हैं, यह भी प्रत्येक पेपर 200 200 200 अंकों का होता है, मतलब कि 800 अंक होते हैं कुल। और 800 अंकों में से इस बार की जो कट ऑफ गई थी, जैसे 344 गई थी, तो अब आप देख लीजिए 8 चौक 32, मतलब कि 42-43% यदि आपके अंक आ जाते हैं तो आप इंटरव्यू में बैठ जाएंगे। उसके बाद भैया आपका इंटरव्यू जिसको आप बोलते हैं वह होता है, जिसमें सरकारी नोटिफिकेशन इसको कहती है पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, इसको बोलती है पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। आपकी पर्सनालिटी और एग्जाम इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच का संवाद इसके अंतर्गत जांचा जाता है। आप सभी जानते होंगे पेपर हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, किसी भी लैंग्वेज में आप दोनों में से दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि साहब मैं कुछ पेपर तो अंग्रेजी में दे दूं, कुछ पेपर हिंदी में दे दूं, ऐसा नहीं होगा। पार्टली नहीं होता, पार्टली हिंदी और इंग्लिश नहीं होता, आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, हिंदी या अंग्रेजी। आरएसपी की कट ऑफ भी देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई थी। तो साहब यह रिजल्ट आया था आपका 23/10 को, 23 अक्टूबर 2018 को रिजल्ट आया, और एग्जाम हुआ था साहब हमारा ये 5 अगस्त को। अब देखिए 2 महीने में रिजल्ट दे दिया इनने। अगर सरकार चाहे तो महीने 1.5 महीने में कितनी भी बड़ी परीक्षा हो उसका रिजल्ट दे सकती है। देखिए टीएसपी एरिया में कितने बालक पास किए थे ये देख लीजिए, 571, मतलब कि पोस्ट का 15 गुना बच्चों को बिठाना था इनको, और फिर बाद में ओबीसी वाला विवाद हुआ, फिर और बालकों को भी बिठा दिया था। और नॉन टीएसपी वाले एरिया के 15,044 बालकों को मेंस में बैठने की अनुमति दी गई। अब कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या रही। सब टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ रही थी वो टीएसपी जनरल की रही थी 71.14, 200 में से आए ये। एससी की रही थी सब आपकी 75 और एसटी की रही थी 55। क्लियर। और जनरल कैटेगरी के यदि वुमेन है तो 57 और एसटी में 48 गई थी। क्लियर।
नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो आपके जनरल कैंडिडेट की कितनी गई थी साहब? 76.06, वुमेन की 66, विडो की 18.79, मतलब कि 19 नंबर आप ले आए। यदि विडो कैंडिडेट हैं तो आपको मेंस में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। डाइवोर्सी को 55.48। ये अपने एससी की रही थी 68.01, एसटी की रही थी 73.38, ओबीसी की रही थी 99.33 और एमबीसी की रही थी 92.62। इसी पर आंदोलन चला था फिर बाद में। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन के भी कॉन्सेप्ट में मत घुसें आप तो यह कट ऑफ ध्यान रखें। ओबीसी की कट ऑफ पकड़ के चलें, तैयारी करें तो साहब हमको 100 मार्क लाना है। देखो हमने जब परीक्षा दी थी ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो ओबीसी की कट ऑफ थी उससे ज़्यादा ही आती थी। और उसके पीछे कारण क्या था, धीरे धीरे रिवील कर देंगे कि कुछ सेक्टर्स हैं अपने एग्जाम के, उनको ढंग से क्लियर कर जाओगे तो एग्जाम निकल जाएगा आपका, प्री निकल जाएगा आराम से। और जो हमारा मेंस हुआ था उसका रिजल्ट साहब, उसका रिजल्ट आ गया था आपके 9 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। 25 जून और 26 जून को परीक्षा हुई थी, एक साल बाद इसका रिजल्ट आया था। ठीक। और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट अनाउंस हुए थे, मतलब कि पर्सनालिटी और वाइवा वॉइस टेस्ट के लिए जो अनाउंस हुए थे, टीएसपी एरिया के तो 57 थे साहब, नॉन टीएसपी के 1953 थे, मतलब 2000 बच्चे पास किए। इस पर भी आंदोलन हुआ कि साहब 3 गुना बच्चे तो पास करते। और इसकी कट ऑफ मार्क्स इतनी गई थी, जनरल के 332.75, टीएसपी एरिया के, वीमेन के 320, एससी के जनरल 316 और एसटी का आप देखिए 274 नंबर ही मात्र। 800 में से 274, 800 में से 274 मतलब हो गया 8 या 24, और 35% अंक आप लेके आ जाएंगे तो इंटरव्यू में बैठ जाएंगे। नॉन टीएसपी एरिया में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ध्यान मत दीजिए। नॉन टीएसपी कट ऑफ देखते हैं। जनरल की गई थी 344, विडो की 226, डायोर्सी की भी 344, ध्यान देने वाली बात है। एससी की गई थी साहब जनरल की 310 और विडो की गई थी 189.50, एसटी की गई थी साहब जनरल की 327.25, विडो की गई थी 182, ओबीसी की वही जनरल के बराबर 344, विडो की 226 और एमबीसी की 343 और विडो की 187.25 गई थी। देखिए जो महिलाएं हैं ना, विडो महिलाओं के लिए खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा दमखम लगाओ, हिम्मत लगाओ और परीक्षा पास कर लो। देखो इसमें कोई दोहराई नहीं है, हमारी जो सामाजिक विडंबना है उसमें विडो की तैयारी करना और उसको पार पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इस नंबर पे मत जाना। अगर वो परीक्षा दे रही है 187 नंबर ला रही है तो कमेंडेबल जॉब है। कहने का तात्पर्य ये है कि 350 के आसपास नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको मेंस में बैठने के लिए। तो ये कुछ मूल जानकारी थी जो हमें आरएस की तैयारी से शुरू करने से पहले ध्यान में आनी चाहिए थी कि सरकार का नोटिफिकेशन इस परीक्षा के लिए क्या बोलता है, क्या शैक्षणिक अर्हता है इसके लिए, मेरी आयु उसके लिए एग्जैक्ट है या नहीं है, और ये जो मैं परीक्षा दे रहा हूँ उसमें किस प्रकार के पैटर्न होते हैं, क्या स्कीम होती है और कट ऑफ कितनी जाती है, ये हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सिलेबस के बारे में और सिलेबस खोल के समझेंगे। और एक बार आप सिलेबस समझ लेंगे तो उसके बारे में, बुक्स के बारे में और आपसे बातचीत कर लेंगे। और एक सेशन रखेंगे कि साहब जो प्रीवियस पेपर आया था उसको एनालिसिस आपके साथ करेंगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि यदि हम ये बुक बता रहे हैं कि साहब छठी की एनसीईआरटी पढ़ लो, काम देगी, किसी कोचिंग में आपको ये इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जब आपको प्रूफ के साथ बता देंगे साहब देखो ये क्वेश्चन है इस 8वीं की पुस्तक से, ये 9वीं की पुस्तक से आए हैं, तो आप उसको कर लेना। और जैसे ये 2-3 एक्सरसाइज आपके साथ हो जाएंगी फिर ये अपन बैच स्टार्ट कर देंगे और इनिशियली हम मेंस के बैच लेके चलेंगे। थोड़ा सा विश्वास रखना कि हम वो पार्ट पहले लेके चलेंगे जो आपको इजीली आरएस अधिकारी बनवा सके। ठीक है, इसको यहीं आज समाप्त करते हैं। कोई भी मन में शंका हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी 8619059759 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज भेज सकते हो। टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाना है @PRATHAMRAN के प्रथम रैंक डालोगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी उसका जो नाम है टेलीग्राम चैनल का वह अभ्युदय क्लासेस है। क्या है? अभ्युदय क्लासेस, अभ्युदय
क्लासेस। अंतिम बात, हम जो भी पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, सैटरडे और संडे उसका टेस्ट रहेगा, प्री और मेंस दोनों हिसाब से रहेगा। जब हम मेंस का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको संडे स्पेशली कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वह क्वेश्चंस आप शेयर करना और उसमें क्या सुधार हो सकता है हम आपस में चर्चा करके तो ठीक कर लेंगे। मतलब कि हम आपको एक ऐसा नोटबुक बना के दे देंगे, मतलब आप खुद ही बना लेंगे उन क्वेश्चंस का, या ऐसी सीरीज बना लेंगे कि बमुश्किल ही वहां से क्वेश्चन बाहर जाए मेंस में, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चलिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे आप जुड़े रहना, आशा करेंगे कि इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, और अगले सेशन में भी जुड़ना, उससे भी आपको निसंदेह इस परीक्षा को क्रैक करने में लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।